हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। दोनों तरीके से एल्गी हमारे लिए काम करती है। तो एल्गी में बहुत सारी ऐसी एल्गीज हैं जिनको हम लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं। कुछ एल्गीज को हम एज ए फूडर यूज़ करते हैं। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं, और कुछ एल्गी ऐसी हैं जो हमारे अदर प्रोडक्शन के लिए, जैसे हमारा कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्शन है, उनके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एल्गी के जो हैं दो टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट। एल्गी के जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं उसमें क्या क्या है, तो फर्स्टली है एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट्स, सेकंड है एडिबल, फार्मास्यूटिकल्स, यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूजेस, यूज इन रिसर्च एंड अदर यूजेस ऑफ एल्गी। ये इसके कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं। इनके जो ब्रीफ में डिस्कशन में इसके बाद आपको बताऊंगी। इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं, वह रोल इन वाटर सप्लाई, डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इकोसिस्टम में इफ़ेक्ट। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है एल्गी का वो है एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है कि एल्गी जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है हमारा, मतलब कि जो हमारा नदियों का या इसका इन्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या होता है, एल्गी एक ऐसा प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और उसके थ्रू, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, O2 देगा। तो एक तो O2 देता है, और साथ ही साथ वो बहुत से ऐसे हमारे जो उस इन्वायरमेंट के एनिमल्स हैं, मतलब कि जैसे जू प्लैंकटन हो गए और फिशेस हो गए, इनका एक फूड जो है एल्गी एज ए फूड उनके लिए काम करता है। और एल्गी जो है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का और फूड का, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट इसका यूज़ यहाँ पे हम माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें, क्या होता है कि सन से एनर्जी, मतलब कि वही से सन से रेज निकलती हैं, एल्गी उन रेज को लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद क्या करेगा, O2 रिलीज़ करेगा, और साथ में इन एल्गी जो है ये इनको जू प्लैंकटॉन्स या फिशेस, ये दोनों इनको खाएंगे। फिर फिश क्या करती है, फिश को अदर एनिमल्स खाते हैं जो उस वाटर इकोसिस्टम के एनिमल्स होंगे, या फिश को डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग हम लोग अपने खाने में यूज़ किए करते हैं। तो एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर इसी तरीके से काम करें, क्योंकि सबसे छोटा अगर एल्गी नहीं होगा तो फिर फिशेस के लिए ग्रोथ करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल और है, जिसे एल्गी डायटम्स फिलामेंटस एंड सम प्लैंक्टोनिक ग्रीन एल्गी एंड ए नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी are very often found in the guts of various species of fresh and brackish water fish। तो ये जो डायटम फिलामेंटस एंड जो प्लैंक्टॉन्स हैं, ये चीज़ें किसके गट से मिलती हैं, जो कि फ्रेश वाटर में फिशेस होती हैं या ब्रैंकिश वाटर में जो फिशेस होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं। दे अपीयर टू बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड एज फिश फूड। तो ये क्या होती हैं, डायरेक्टली फिश फूड की तरह काम करती हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो गया। तो ये एल्गी है। एल्गी क्या कर रही है, एक तो न्यूट्रिएंट्स को निकाल रही है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत सारे उसमें होते हैं। एल्गी को जू प्लैंकटन खा रहा है और जू प्लैंकटन को फिश खा रहा है। तो एक छोटा सा हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक इकोसिस्टम बन गया। एल्गी उसका एक प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। अब इसका सेकंड बेनिफिशियल इफेक्ट जो है एल्गी एज अ फूड, मतलब कि एज अ फूड ह्यूमन बीइंग एल्गी कैसे यूज़ की जाती है। तो एल्गी की 100 से ज़्यादा ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि एज अ फूड यूज़ की जाती है। उसमें कुछ फियोफाइसी के मेंबर्स हैं और रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं ज़्यादातर, और क्लोरोफाइसी के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो ह्यूमन के द्वारा एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स और बाकी
कि उनकी साइटोप्लाज्म वगैरह इन चीज़ों की वजह से उनको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे जेनेरा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी जो कि हम लोग कॉमनली वर्ल्ड में कहीं पर भी यूज़ किए जाते हैं इंसानों के द्वारा। तो फियोफाइसी में कौन से एल्गा आते हैं? ब्राउन एल्गा आते हैं। फियोफाइसी के कुछ जेनेरा ऐसे हैं जो कि एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं, जैसे अलेरिया, लेमिनेरिया, सारगेसम, डुरविलिया और पेलवेटिया इन जापान, ये जापान में यूज़ किए जाते हैं। लेमिनेरिया से जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उसे कॉम्बो कहा जाता है, एंड द फूड फ्रॉम अलेरिया इज कॉल्ड सेरुमेन। इन साउथ अमेरिका डोरविलिया इज कलेक्टेड ड्राइड, मतलब कि उसे कलेक्ट किया जाता है, सुखाया जाता है और बेचा जाता है। किस किस फॉर्म में? चेचियागो, इस फॉर्म में डुरवेलिया को बेचा जाता है। अब ये हमारा कुछ डायग्राम्स हैं। लेमिनेरिया किस तरीके का दिखाई देता है, फिर है एलेरिया, सारगेसम एंड पेलवेटिया। सेकंड हमारी रोडोफाइसी क्लास के कुछ जेनेराज हैं, जैसे पोरफायरा, पाल्मेरिया, कॉन्ड्रस, जिगाटिना, रोडीमेनिया। तो जो पोरफायरा है, इट इज़ वेरियसली कॉल्ड नूरी इन जापान, लेवर इन इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पोरफायरा रिच ऑफ द विटामिन्स बी एंड सी। इन जापान अलोन, जो जापान है वो अकेला 29.5 मिलियन केजी ऑफ पोरफायरा पर ईयर इज़ यूज्ड। सिर्फ जापान में ही 29.5 मिलियन जो है पोरफायरा का यूज़ किया जाता है। तो सेकंड है पाल्मेरिया, इट्स ईट्स एज ड्यूल्स इन कनाडा, सोल इन आइसलैंड एंड डिलिस्क इन आयरलैंड। फिर है कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस कॉमनली कॉल्ड इरिशमॉस and used in ice creams and various other food. Gigatina, used for the production of mucilage which contain galactose sulfuric acid. Rhodymania, used as common food duels by fishermen. तो फिशरमैन के द्वारा ये यूज़ किया थी। अब एक ड्यूल्स हमने ऊपर भी पढ़ा था, वो था पाल्मेरिया। अब इनके ये किस तरीके से थोड़ा दिखाई देते हैं, इनके कुछ डायग्राम्स। जैसे फर्स्ट हमारा है पोरफायरा, सेकंड है पाल्मेरिया जिसको हम लोग ड्यूल्स कहते हैं, फिर है हमारा कॉन्ड्रस एंड उसके बाद है जिगाटिना। अब हमारे क्लोरोफाइसी के कुछ ऐसे जेनेरा हैं जो यूज़ किए जाते हैं खाने के लिए। वह है मोनोस्ट्रोमा, अल्वा, कोडियम, क्लोरेला। तो मोनोस्ट्रेमा कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉमनली इसको अनोरी कहा जाता है, जो कि जापान में यूज़ किया जाता है। अल्वा, इसको क्या कहते हैं? इसको भी सुखाया जाता है और फिर सुखाने के बाद बेचा जाता है, जिसको हम लोग कैस्चियागो, सिमिलर टू डुरविलिया, डुरविलिया हमने पहले पढ़ा था, तो उसी की तरह ये भी है अल्वा। इसको हम लोग सुखा के उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सलाद, इसको सलाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कोडियम यूज्ड एज सलाद इन जापान और अदर मैनी कंट्रीज। क्लोरेला, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्लोरेला में क्या होती है? हाई परसेंटेज में प्रोटीन और लिपिड्स पाई जाती हैं, और ये क्या है? एक अच्छा फूड है, क्राइसिस के टाइम पे एक अच्छा फूड माना जाता है। मतलब कि क्योंकि जैसे क्राइसिस में हमारे पास खाने की कमी अगर हो जाए तो प्रोटीन इंसान को इससे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा जो हमारी बॉडी में, क्योंकि एक तो क्या होगा कि छोटा सा है तो ज़्यादा हम इसको पैक करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और इससे हमें प्रोटीन और लिपिड्स मिल रहे हैं, तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। इट्स कल्चर इन वेरी एक्सपेंसिव, और इसका कल्चर करना भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये किस तरीके से दिखाई देते हैं? जैसे मोनोस्ट्रोमा, अल्वा, कोडियम,
क्लोरेला। अब है जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, जैसे नॉस्टॉक कम्युनी, ये भी एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। इसको हम लोग चाइना में यूयूचो बोलते हैं। और डायटम्स ऐसे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड। हमारे वर्ल्ड के बहुत से पार्ट्स में डायटम एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिया है कि क्लोरोफाइसी में किस तरह से क्या क्या मिनरल्स में पाए जाते हैं। फियोफाइसी में ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। रोडोफाइसी क्या क्या कंटेन करता है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एल्गी एज अ फूड, ये तो हो गया। अब थर्ड हम देखेंगे कि एल्गी एज अ फूडर कैसे काम करती है। एल्गी क्या होती है, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है फूड के लिए, फूडर के लिए। बहुत से जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको एज अ फूडर यूज़ करते हैं। बहुत से कंट्रीज़ में ऐसा किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट अगर मैं कहूँ तो मैनी फिशेस डिपेंड्स फॉर देयर फूड ओनली ऑन डाइटम्स। तो ये एज अ फूडर यहाँ पे फिशेस जो है उसे यूज़ कर रही हैं। फिर है माइक्रोकाइटिस इज यूज्ड फॉर कैटल फीड बिकॉज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड ई। उसके बाद है रोडेमेनिया एज कैटल फीड इन फ्रांस ऑल्सो नोन एज सिपवीड। तो इसको सिप भी खाती है तो इसलिए इसको सिपवीड भी कहा जाता है। लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस एंड एस्कोफाइलम are used as fodder in many areas of UK and Japan. Planktonic algae is major food for many fishes, protozoans, crustaceans, and many other aquatic algae. Butterfat contain rich of the cattle which feed on seaweeds। मतलब कि जो सीवीड्स खाते हैं उनमें क्या होता है, बटर फैट का जो है ज़्यादा कंटेन करते हैं, वो लोग ज़्यादा कंटेन करते हैं, उनमें जो है मक्खन ज़्यादा, उनका मक्खन ज़्यादा निकलता है। आयोडीन कंटेंट ऑफ एग्स ऑफ हेंस इन इज रिच विच फीड ऑन फ्यूकस एंड एस्कोफाइलम एल्गी। तो जो एस्कोफाइलम एल्गी और फ्यूकस को खाते हैं उनके अंडों में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। पेल्वेटिया इज़ यूज्ड एज ए काउ फीड इन जापान। पेल्वेटिया एज ए काउ फीड जापान में यूज़ की जाती है। अब जैसे कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी, डायटम्स और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि फिश के द्वारा एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं और जो कि पिसी कल्चर में एक अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब कि जब हम पिसी कल्चर किसको कहते हैं, हम लोग फिश को, जब हम फिश को पालते हैं तो अब हम उसको पाल रहे हैं तो उसको एज अ फूड वहाँ फूडर वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन एल्गियों को यूज़ करते हैं। अब है हमारा एल्गी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे एल्गी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो क्या है कि concentrated extract of many seaweeds is used as liquid fertilizer and sold them. Irish farmers use fucus plants as manure in their fields to increase productivity. साथ में थिवी जो थे उन्होंने 1960 में ऐसे रिपोर्ट दी थी कि yield of lady finger when seaweeds manure was added to fields। जब लेडी फिंगर में क्या किया, इसकी सीवीड्स की उनको फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर सीवीड को दिया गया तो उनमें क्या हुई, ज़्यादा यील्ड्स निकली, उनमें बढ़ोतरी हुई। इन दीज फील्ड हु डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, जिन फील्ड्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, फार्मर्स ऐड कारा, फार्मर्स वहाँ पे कारा ऐड करते हैं, लिथोफाइलम ऐड करते हैं और लिथोथेमेनियो टू फील्ड इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट। कैल्शियम कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे फार्मर्स यूज़ करते हैं। फिर है इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एल्गी। फिर है एल्गी जो है इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होती है। जैसे एगर एगर, ये एक एल्गी से निकलता है एगर एगर। तो ये कहाँ काम आता है, जब हम किसी कल्चर, किसी मीडिया को कल्चर करते हैं तो उसमें एज अ बेस, मतलब कि उसको मीडिया को कल्चर करने के लिए बेस फॉर्म में हम लोग एगर एगर यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को मीडिया कल्चर करना पड़ता है जिससे हम लोग उस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाएँ, ताकि सिर्फ एक जगह रहकर उसे हम देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ। तो उसके लिए एगर एगर यूज़ किया जाता है। और ये साथ ही किसके लिए यूज़ किया जाता है? पेपर सीजिंग, कोटिंग इन टेक्सटाइल, प्रिंटिंग एंड इन डाइंग इंडस्ट्रीज। इट्स यूज एज एडहेसिव इन क्वाइट रिमार्केबल। वैसे ही दूसरा है कैरेजिनिन। दिस इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट सिमिलर टू एगर। एगर की तरह ही ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि किससे ऑब्टेन किया जाता है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिगार्टिना स्टेलेटा एंड एरिडिया लैमिनेरोइडस। ये जो है इससे निकलता है, हमें मिलता है इस उससे कैरेजिनन। इट इज यूज्ड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन पेपर मेकिंग, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्रॉ, एज एन ingredient of cosmetics, shoe polish, hand lotion, toothpaste in the baking, dairy industry etc. इनमें से भी और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। फिर है एल्जीन एंड एल्जीनेट्स। तो ये जो एल्जीन एंड एल्जीनेट्स है, ये क्या है? इनमें एक कोलोइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। अब ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं? इनकी जो इनमें जो है मतलब अलग अलग इसकी वैरायटी है कि कहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे कि आइसक्रीम, सलाद क्रीम, कस्टर्ड एंड जाम्स, टू कॉस्मेटिक्स, पॉलिश एंड पेंट्स एटसेट्रा। इसके साथ ही ये और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट्स इन कंपाउंडिंग ड्रग्स, लोशन एंड इमल्शंस। और रबर फैक्ट्री में देखो, जैसे रबर फैक्ट्री में हमारा रबर इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये इन लेटेक्स प्रोडक्शन एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एज डेंटल इम्प्रेशन पाउडर यूज़ किया जाता है। अब जो स्पीसीज ऑफ लेमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफाइलम, मैक्रोसिस्ट, नेर्कोसिस्ट, इक्लोनिया एंड सार्गेसम, ये जो है कुछ सोर्स हैं एल्जीन निकालने के, कमर्शियल सोर्स हैं। फिर फार्मास्यूटिकल्स में कैसे इसका यूज़ किया जाता है? जैसे एंटीबायोटिक क्लोरेलिन ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो जिसके लिए ये यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम क्लैडोफोरा लिंगबिया कैन किल पैथोजेनिक Pseudomonas and Mycobacterium. Laminaria is used as one of the modern tool for abortion. लेमिनेरिया किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? अबॉर्शन के लिए मॉडर्न टूल जो है अबॉर्शन का। सीवीड्स हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन गॉल ब्लैडर्स, पेंक्रियास, किडनी, यूटेरस एंड थायराइड ग्लैंड्स। यहाँ पे भी इनका जो है इसका बेनिफिशियल इफेक्ट हमें मिलता है, मतलब यहाँ पे भी किसी न किसी तरीके से उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है हमारा एल्गी स्पेस में किस तरह से यूज़ होती है। तो क्लोरेला एंड साइनेकोकस आर फाइंडिंग एप्लीकेशन इन स्पेसशिप्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स। सबमरीन्स कहाँ होती है? जो कि पानी के नीचे चलती हैं। एज ऑक्सीजन रीजनरेटिंग एंड फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ऑक्सीजन रीजनरेटिंग कैसे? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और फूड खाने के लिए, और वाटर रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब एल्गी एज ए रिसर्च मटीरियल में एल्गी किस तरह से यूज़ की जाती है? इन biological research, algae are useful because of their rapid growth, brief lifespan, and easy mode of cultivation. Chlorella, Scandacemus, and Anacytis are used in investigation in photosynthesis. उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज्ड इन स्टडीज ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का।
रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी आर कैरीड आउट ऑन एसिटेबुलेरिया। तो इसके बाद हमारा एल्गी जो है सीवेज डिस्पोजल में किस तरह से यूज़ की जाती है। तो कुछ ऐसे हमारे एल्गी की स्पीसीज हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गए, स्कैंडेसम, क्लोरेला, पॉन्टिट्रीना, यूटेरिना। ये ऐसे कुछ एल्गीज हैं जो कि सीवेज वाटर में रहती हैं। तो ये क्या करती है, वहाँ पे कार्बोनेट मटेरियल को चेंज करती हैं वाटर में, जो है वहाँ पे जो कार्बोनेट मटीरियल है वाटर में उसको फर्टिलाइज़र में चेंज कर देती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन इस टाइप के फर्टिलाइज़र में चेंज कर देती हैं, मॉडिफाई करती हैं। और फिर उसके बाद ये क्या करती है, ये यूज़ किए जाते हैं मेनली वाटर को क्लीन करने के लिए और उसमें रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए। उसके साथ फिर जो हमारे जैसे डायटम है, ये पुराने टाइम पे डायनामाइट बनाने में यूज़ किए जाते थे। डायटम डिपॉजिट एट marine and freshwater areas, but now it is used in different industries like glass, metal polishing, paints, toothpaste, soaps, etc. तो पहले से तो ये डायनामाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अब ये इन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। ये जो है इनमें मतलब कि ज़्यादातर क्या जो डायटम है हमारी, उसका जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका होती है, तो ये सिलिका इसमें ज़्यादा पाई जाती है और इसको हम लोग डायएटोमाइ कहते हैं। अब है एल्गी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब ये हमारे लिए जितनी यूज़फुल है थोड़ी बहुत हार्मफुल भी है। तो जैसे कि वाटर सप्लाई में इसका रोल है, वहाँ पे किस तरह से काम करती है। एल्गी एंड वाटर ब्लूम्स, डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स और डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जैसे रोल इन वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई में क्या होता है कि हमारे जो वाटर लाइन मतलब जो हमारा पाइपलाइन आती है घरों में, उनमें एल्गी क्या करती है, पाइपलाइन में पानी के जैसे पानी तो हमारा रहता है, आते रहता है, तो एल्गी बहुत बार उसमें एल्गी जो है रहने लग जाती है और उसके बाद क्या करती है, वो उसके टेस्ट को स्पॉइल कर देती है, उसके टेस्ट को ख़राब कर देती है। अब तो आपने कई बार देखा होगा घर में भी, अगर आप किसी में कहीं पर पानी रखें काफ़ी देर तक का, तो उस पर एक ग्रीन ग्रीन टाइप की परत या इस टाइप की लग जाती है, वो एल्गी ही होती है। तो जब उसमें वाटर सप्लाई में हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि एक तो पानी का टेस्ट बिगाड़ देती है और साथ ही साथ ये हमारे जो मतलब पानी आ रहा है उसमें हो सकता है कहीं पर उस पानी में आने में बीच में रुकावट बन जाए। अब इससे क्या होता है, फिशेस और बाकी के जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। जैसे जो एल्गी हैं, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि टॉक्सिन्स जो है लिबरेट कर देते हैं वाटर में, जो पॉइजन है उन चीज़ों को मतलब वो उनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके थ्रू कुछ पॉइजन्स निकलते हैं, तो उससे क्या होती है, टॉक्सिसिटी जो है वाटर इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको फिर क्या करते हैं, एल्गिन जो फिश है वो उसको क्या करेगी, खा लेगी और उसके बाद उनमें क्या हो जाता है, इससे उनकी डेथ हो जाती है। या बहुत बार ऐसा होता है वो फिश जैसे उसने वो खाया, उसके बाद फिश को तो थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन फ़िश को किसी और ने खा लिया तो इससे दूसरे एनिमल की डेथ हो गई। तो सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गा सच एज एनाबीना, नोडुलेरिया, ग्लियोट्रिचिया एट्सेट्रा आर हार्मफुल टू हॉर्स, कैटल, शिप एट्सेट्रा। इनके लिए ये जो है हार्मफुल होते हैं अदर एनिमल्स। इसके साथ ही इसका थर्ड वाला डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो है ह्यूमन बीइंग का, जैसे कि अगर किसी फिश ने कोई टॉक्सिक एल्गी को खाया है तो उसको अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा तो उससे भी उसकी डेथ हो जाएगी। फिर जैसे कि कुछ अलग अदर हैं, जैसे जिनोडियम ब्रेविस, ये क्या करता है, ये जो टॉक्सिक रिलीज़ करता है पानी में, पीने वाले पानी में, तो उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। लैंग्ब्रिया एंड क्लोरेला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्किन इन्फेक्शन। उनके लिए ये चीज़ें स्किन इन्फेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके साथ ही इकोसिस्टम को कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं, तो इकोसिस्टम को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं कि यूट्रिफिकेशन
और वाटर ब्लूम की तरह। अब यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गी बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं। तो एल्गी बहुत सारे ग्रो हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा पानी का इकोसिस्टम है वहाँ पर ऊपर से सारे एल्गी एल्गी हो जाएंगे। एक तो नीचे उससे जो हमारी सनरेज है वो नीचे वाटर में नीचे नहीं जा पाएंगी। दूसरा क्या होगा कि जो एल्गी के लिए अब एल्गी बहुत सारा हो जाएगा तो न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो वो वाटर जो इकोसिस्टम का न्यूट्रिशन है उसको सारा खुद ले लेगा। इससे अदर वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको वो होगा, नुकसान होगा, उन लोगों को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा। साथ ही उनको क्या होगी, सफोकेशन हो जाएगी उनको, और उन पे सनलाइट प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है, ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाएगी, तो उससे क्या होगी, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है, जब ये एल्गी ऊपर की जो ज़्यादा एल्गी है अब वो धीरे धीरे वो भी कम होती जाती है, जब मरती जाती है तो क्या होता है, वो नीचे बैठती है। नीचे भी वो उसे जो अदर कुछ हमारे जो प्लैंकटन वगैरह है उससे क्या हो जाएंगे, वो भी उनके नीचे दब जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए वहाँ पे हार्मफुल होती है।